आज हम भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान पर चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में है। परंतु इससे जानने से पहले नागरिक क्या है, नागरिकता क्या है, इस संदर्भ में एक विशेष समझ बनाने की जरूरत है। एक इसका हम सेब बताते हैं। एक होता है व्यक्ति। व्यक्ति जो है वो लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। इट इज व्यक्ति या पर्सन इज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। एक व्यक्ति लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग यानी कोई इंडस्ट्री हो या कोई कोचिंग संस्थान हो, वो भी व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। और जब व्यक्ति को राज्य या राज्य या संविधान के द्वारा जो वैधानिक अधिकार दिया जाता है तो हो गया नागरिक। ध्यान दीजिएगा। अर्थात नागरिक वह है जिसको राज्य या संविधान के द्वारा, यानी नागरिक वह व्यक्ति है, नागरिक वह व्यक्ति है जिसको राज्य या संविधान के द्वारा वैधानिक शक्तियां दी जाती है। और जिसको यह मिलता है वह नागरिक हुआ। और नागरिकता के संदर्भ में यह किसको मिलेगा बाद में समझेंगे। पहले नागरिकता को और स्पष्ट करें कि नागरिकता जो है वो त्यागा भी जा सकता है। नागरिकता त्यागा जा सकता है, नागरिकता का लोप हो सकता है, नागरिकता को छीना जा सकता है, नागरिकता को बदला जा सकता है। यानी यह एक मूर्त धारणा है। नागरिकता एक मूर्त धारणा है। इसको त्यागा भी जा सकता है, इसका लोप भी हो सकता है, इसको छीना भी जा सकता है, इसको बदला भी जा सकता है। जैसे कोई नागरिक भारत का नागरिक है, लेकिन वह त्याग करके विदेश का भी नागरिक हो सकता है। और या कोई विदेशी नागरिक जैसे अदनान सामी, उसने पाकिस्तान की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ली। तो नागरिकता त्यागी भी जा सकती है, नागरिकता ली भी जा सकती है, बदली भी जा सकती है, और सरकार चाहे तो नागरिकता को छीनी भी जा सकती है और लोप भी हो सकता है। अब कई बार प्रश्न उठता है नागरिकता और राष्ट्रीयता के संदर्भ में, इसमें क्या अंतर है। तो नागरिकता एक मूर्त अवधारणा है और राष्ट्रीयता एक अमूर्त अवधारणा है। राष्ट्रीयता एक अमूर्त सांस्कृतिक अवधारणा है जो जन्मजात होता है। राष्ट्रीयता क्या होती है, एक तो अमूर्त है और वह जन्मजात होती है। न तो उसका त्याग होगा, न उसका लोप होगा, न छीना जा सकता है, न बदला जा सकता है। राष्ट्रीयता एक ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक धारणा है जो जन्मजात होती है। न तो उसका त्याग जा सकता है, न उसका लोप हो सकता है, न छीना जा सकता है, न बदला जा सकता है। जैसे मान लिया सुनीता विलियम्स, एग्जाम्पल ले, सुनीता विलियम्स, ये अमेरिकी नागरिक है। अब इसमें लिखा होता है अमेरिकी मूल की भारतीय नागरिक, भारतीय मूल की अमेरिकी 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 नागरिक। यानी नागरिकता
उसकी अमेरिका की हो सकती है, उसकी इंग्लैंड की भी हो सकती है, भारत की भी हो सकती है, लेकिन जो भारतीय मूल है, ये जो राष्ट्रीयता है, वो उसकी बदली नहीं जा सकती है। राष्ट्रीयता बदली नहीं जा सकती है। यह भारतीय मूल जन्मजात होता है, भारतीय मूल जन्मजात होता है, राष्ट्रीयता बदली नहीं जा सकती है। अगर इसको और व्यापक संदर्भ में देखेंगे तो आप पढ़ते होंगे संस्कृति और सभ्यता। तो संस्कृति एक अमूर्त धारणा है और संस्कृति का लोप नहीं होता है। संस्कृति एक अविच्छिन्न धारा होती है जो चलती है। जैसे भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है, लेकिन सभ्यता एक मूर्त अवधारणा है जो नष्ट होता है, और नष्ट होना स्वाभाविक है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका नाश होना स्वाभाविक है, मूर्त अवधारणा है। उसी तरह नागरिकता एक मूर्त अवधारणा है जिसका त्याग भी हो सकता है, लुप्त हो सकता है, छीना भी जा सकता है, बदला सकता है, लेकिन राष्ट्रीयता बदली नहीं जा सकती है। राष्ट्रीयता जन्मजात होती है। अब जब राज्य या संविधान के द्वारा जो नागरिक अधिकार देंगे, नागरिकता हुआ, तो अब इसको ये समझना होगा कि जो भारत में जो भारतीय नागरिक हैं उसको कई वैधानिक अधिकार मिले हुए हैं जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि भारतीय नागरिक यानी भारतीय संविधान या भारत राज्य के द्वारा भारतीय नागरिकों को क्या विशेष दिया गया है। तो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30, ये जो है आर्टिकल 15, 16, 29, 30, ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। ठीक है। दूसरा उसमें देखना होगा कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो, राज्यपाल हो, महाधिवक्ता हो या राज्य महाधिवक्ता हो, अटॉर्नी जनरल, ये सब जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को होगा। और तीसरा कि आर्टिकल 3261 और के तहत लोकसभा और आर्टिकल 191 विधानसभा, इसमें वोट देने का अधिकार वयस्क भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये विशेष है भारतीय नागरिकों के लिए। अब चर्चा करेंगे एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तीनों में अंतर क्या है और कई नागरिकता से संबंधित संशोधन 1955 के बाद हुए हैं, उस पर ये चर्चा। नॉन रेजिडेंट इंडियन उसको कहते हैं जो मूलतः भारतीय नागरिक ही होते हैं, व्यापार करने, नौकरी करने के लिए वो बाहर जाते हैं, जिसमें आप यूएनओ के किसी कार्यवाही में या भारतीय दूतावास की किसी कार्यवाही में या नौकरी या व्यापार करने के लिए जो जाते हैं 182 या उससे ज़्यादा दिन, ये नागरिक भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं और इनकी मांग थी कि उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। और यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2010 के बाद 2011 में इनको वोट देने का अधिकार दिया गया, जिसमें पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी संशोधन किया गया। पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 2010 में संशोधन किया गया और फॉर्म 6A, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 2010 में संशोधन किया गया और फॉर्म 6A के तहत उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। और क्योंकि भारतीय नागरिक हैं, इनको सारे अधिकार भारतीय नागरिक की तरह ही मिले हुए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है,
यह वास्तविक में भारतीय मूल का व्यक्ति ही है जो कभी भारतीय पासपोर्ट का धारक रहा है। और इसमें कहा गया कि 1935 एक्ट के तहत जो अविभाजित भारत में उसके माता पिता नाना नानी कोई अगर रहे हों और वह इस कार्ड का धारक हो सकता है। ध्यान रखना यह है कि चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान को यह कार्ड नहीं मिलेगा। और यह कार्ड 15 वर्ष के लिए दिया जाता है, 15 ईयर्स, 15 वर्ष के लिए। दूसरी बात, उसको एक छूट होती है कि जब वो भारत आए तो पुलिस या कहीं जगह रजिस्ट्रेशन कराने की, तो उसको 180 दिन की छूट होती है। ये भी विशेष मिलता है उसको। इसके अलावा इसको एनआरआई के समान आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक अधिकार मिले होते हैं, परंतु जमीन खरीदने और चुनाव में लड़ने या चुनाव में मतदान करने का अधिकार इसको नहीं मिलता है। ठीक है। तीसरा है ओवरसीज इंडियन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन। यह दोहरी नागरिकता के संबंधित यह प्रावधान है। यानी वैसे देश जहां दोहरी नागरिकता है, वैसे देश जहां दोहरी नागरिकता है, तो वो वैसे भारतीय मूल के लोग वो को यह ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप दिया जाता है। और इनको जो है वो जो वीज़ा है वो सर्वकालिक दे दिया जाता है। यहाँ 15 वर्ष तक यहाँ सर्वकालिक दिए जाते हैं, नहीं जब तक वो रहेंगे उनको मिलेगा। और वो सारे अधिकार सिर्फ वोट देने और जमीन खरीदने के अधिकार से वंचित होंगे। हालांकि चर्चा है कि इन दोहरी नागरिकता वाले लोगों को एनआरआई के समान वोट का भी अधिकार दे दिया जाए। इस 2015 में जो संशोधन हुआ है उसमें ये कहा गया है कि पीआईओ और ओसीआई को एक कर दिया जाए, पीआईओ और ओसीआई को एक कर दिया जाए। और पूर्ण रूप से तो नहीं लागू हुई है, लेकिन उसको एकरूपता लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब 2015 में इसके विलयन की बात कही गई है। अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें, उससे पहले हम ये जानेंगे कि नागरिकता के जो प्राप्त करने के प्रकार क्या क्या है। तो 5 प्रकार के हैं। इस तरह से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है जिसका उल्लेख नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में स्पष्ट रूप से किया गया है। नागरिकता से संबंधित जो पहला जो अधिनियम है वह है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। कहा है जन्म से, यानी 1950 के बाद वैसे लोग, वैसे भारतीय जिनके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हों, अगर उन्होंने भारत में जन्म लिया है तो उनको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है। लेकिन वैसे जो विदेशी राजनयिक भारत में रहते हैं उनके बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यह अपवाद है। भारतीय जो भारत में जन्म लिए हों तो उनको ये मिलता है। दूसरा है वंश परंपरा से। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर उसके पूर्व के जो वंशज हैं जो भारतीय रहे होंगे, माता पिता नाना नानी दादी किसी एक का होना चाहिए तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें पहले ये था कि सिर्फ पिता को सेव करना था। अब माता को, माता भी एक माता अगर वंशज होगी तब भी हो गए। 1992 में ये प्रावधान हो गया। पहले था सिर्फ पिता होना चाहिए,
अब हो गया माता भी अगर होगी भारतीय मूल की, भारतीय वंशज होगी, तो उसको भी यह नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद है पंजीकरण के आधार पे, इसमें 5 वर्ष का पूर्व शर्त होता है, 5 वर्ष तक रहना चाहिए। देशीयकरण या प्राकृतिकरण, ये इस तरह का जो है वो कोई भी विदेशी जो अपनी नागरिकता त्याग करता है और भारत की नागरिकता चाहता है, तो नागरिकता के आवेदन से पूर्व लगातार 1 वर्ष तक और 7 वर्ष तक भारत में रहा हो तो उसको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो प्राकृतिक, जैसे वो अदनान सामी को आप उदाहरण दे सकते हैं। अदनान सामी को जो नागरिकता दी गई है इसी देशीयकरण या प्राकृतिक रूप से। याद रखिएगा, हम जब मेंस बताएंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इस पर रोक नहीं है। कोई भी विदेशी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति विशेष का होगा, सभी को उस प्रक्रिया का पालन करने पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो अदनान सामी जो ये कह रहा है कि धार्मिक विभेद है, अभी भी वो अवसर है, कोई भी किसी भी धर्म का लोग देशीयकरण या प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और भूमि के अर्जन के द्वारा, जैसे हुआ सिक्किम का अर्जन हुआ, तो सिक्किम के नागरिक जो है सो भारत के नागरिक हो गए। इस संदर्भ में कुछ संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को हम एक सरसरी निगाह देख लेंगे। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न तो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, सिर्फ यही होता है कि अनुच्छेद नागरिकता का प्रावधान कितने अनुच्छेद हैं, 5 से 11, और 11 अनुच्छेद 11 का इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, वो पूछा जाता है। फिर भी हम एक ओवरलुक दे देते हैं। अनुच्छेद 5 क्या है? जो संविधान के आरंभ में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है उसका उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है। अनुच्छेद 6 में वैसे लोगों की नागरिकता देने का प्रावधान है जो पाकिस्तान से आए थे, प्रताड़ित करके हो चाहे कुछ भी हो। तो उसमें आप ये याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 का टप रखा गया, दोनों देशों में समझौता हुआ कि एक दूसरे के यहाँ आने जाने वाले को नागरिकता दी जाएगी। तो जो पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों को नागरिकता दी गई और 19 जुलाई 1948 को कट ऑफ रखा गया। और उसके बाद जब संविधान के आरंभ होने से यानी 26 जनवरी 1950 तक जो भी पाकिस्तान से भारतीय आए उसको दिया गया। अनुच्छेद 7 में वैसे नागरिकों को जो भारत से पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 को, लेकिन परिस्थिति वहाँ अनुकूल नहीं रही तो फिर वापस आए, उसका भी कट ऑफ इसी को रखा गया और अनुच्छेद 7 के तहत उसको भी यह अधिकार दे दिया गया। अनुच्छेद 8 में जो पूर्व भारतीय पासपोर्ट धारक रहे हैं, भारतीय नागरिक रहे हैं और उनके वंशज अगर भारत नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसके पंजीकरण या उसके आवेदन से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता के अंत से संबंधित प्रावधान है कि कैसे उसका अंत हो सकता है, या तो वो त्याग देगा तब हो सकता है, या सरकार उसको वंचित कर देगा तब उसको नागरिकता चली जाएगी। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का विकासमान प्रक्रिया के बारे में चर्चा है। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधित संसद को शक्ति दी गई है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को वो करेंगे। इस संसद को शक्ति दी गई है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान वो समय समय पर करे। और संसद को जो अनुच्छेद 11 के तहत शक्ति दी गई थी उसके तहत सबसे पहला जो एक्ट आया था 1955 नागरिकता अधिनियम, ठीक है। उसके बाद उसमें कई संशोधन देखे गए हैं, बाकी की चर्चा की, लेकिन अंतिम संशोधन काफ़ी चर्चा में रहा है, विवादास्पद रहा है। जब 11 दिसंबर 2019 को ये संशोधन किया गया, जो 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी हुई
और शायद 9 जनवरी 20 से यह इफेक्टिव है, 2020 से यह इफेक्टिव है। इसमें भारत, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वैसे लोग जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए, इसमें 6 धर्मों के लोगों को जगह दी गई है। हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, सिख। इन 6 लोगों को, इन 6 प्रताड़ित लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इससे जुड़े हुए कई विवाद हैं और मेंस से जुड़ा हुआ इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा और शायद 65वीं में इससे मेंस में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसमें यह रखा गया है कि यह भारतीय संविधान की जो मूल संकल्पना है, जो मूल ढांचा है धर्मनिरपेक्षता, उस पर प्रहार किया गया है। एक दूसरा, मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है। तीसरा, यह असम एकॉर्ड का उल्लंघन है। चौथा, यह सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न न्यायिक निर्णयों की अवहेलना है। इस तरह से कई चीजें चर्चा की गई है और अंत में कहा कि यह वैधानिक नहीं है। पहली बात तो जो 6 धर्म के लोगों को जो इन तीनों क्षेत्र में प्रताड़ित हुए हैं, उनको नागरिकता देना किसी भी तरीके से धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कह रहा हूं, एक तो मुसलमानों को नहीं दिया जाना, तो ये आपको समझना होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। ये जो 6 वर्ग हैं वहाँ अल्पसंख्यक हैं और प्रताड़ित हैं, इसलिए उनको संरक्षण दिया गया और ये संरक्षण देकर मानवाधिकार की रक्षा की गई है। इसको ध्यान में रखेंगे, वहाँ वो अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों का क्षरण नहीं हुआ इसमें और न ही किसी भारतीय अल्पसंख्यकों को के नागरिक हितों का क्षरण हुआ है। यह प्रश्न जरूर है कि इन देशों में जो अन्य ग्रुप भी प्रताड़ित हुए हैं, तो जैसे कहा जाता है पाकिस्तान में अहमदिया और शिया, वो भी प्रताड़ित होते हैं, लेकिन ये भी इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं, ये अल्पसंख्यक नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म त्याग नहीं किया है, मत अलग अलग है, इसलिए वो अल्पसंख्यक नहीं किए दिया कहते हैं और उसको नहीं लिया जाता है। जहाँ तक ये चर्चा की जाती है कि बर्मा के रोहिंग्या भी प्रताड़ित हैं और तमिल प्रताड़ित हैं, उनको क्यों नहीं दी गई, तो एक तो भारतीय संविधान में प्रावधान है कि अनुच्छेद 15 में ही कि राज्य किसी क्षेत्र विशेष, किसी समूह विशेष के उन्नयन के लिए विशेष प्रयास कर सकता है, ये संवैधानिक प्रावधान है और वो सेंट्रलाइज्ड होता है। अगर ये अभी इन तीनों राज्यों के लिए, तीनों देशों के लिए प्रताड़ित लोगों के लिए किया गया, हो सकता है आगे तमिलों के लिए भी किया जा सकता है और रोहिंग्या के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इससे यह असंवैधानिक नहीं हो जाता है। और भारत में पहले भी ऐसे विशेष लोगों को दिया गया, जैसे रवांडा में भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया जो सैकड़ों वर्ष से वहाँ रह रहे थे, तो वो उनको, उन प्रताड़ित लोगों को भारत सरकार लेके आई और उनको नागरिकता दी गई। तो जब अगर रवांडा के लोगों को नागरिकता दी गई तो उस समय क्यों नहीं प्रश्न उठाया गया कि तमिलों को क्यों नहीं दिया गया, सिखों को क्यों नहीं दिया गया। यह क्षेत्र विशेष के लिए एक अधिकार है जो आप जाना सकता है। दूसरा है कि मानवाधिकार की रक्षा है। क्यों? तो ऐसे प्रताड़ित लोग कहाँ जाएंगे? हालांकि भारत रिफ्यूजी संघ से जो मैंने एग्रीमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे प्रताड़ित लोगों को संरक्षण दे करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। असम एकॉर्ड का जहाँ तक उल्लंघन की बात है, इसमें कुछ थोड़ी सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसका
ख्याल रखा गया है और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को का ख्याल रखा गया है कि उनकी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको चोट ना पहुँचे, तो उसमें बहुत सारा बैरियर भी लगाया गया है। तो इसलिए उसको इस पर हम डिटेल मेंस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 65वां मेंस में आना ही चाहिए, और अगर नहीं आया तो 66वां में आएगा नागरिकता से संबंधित। धन्यवाद।